हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राज काफी समय से अपनी गर्लफ्रेंड भाव्या से मिला नहीं था और उसे काफी ज्यादा इग्नोर कर रहा था। इसीलिए भाव्या को बहुत गुस्सा आता है और राज जब ऑफिस से निकलकर अपनी कार में आकर बैठता है तभी भाव्या भी वहां आ जाती है और कार में बैठ जाती है। ये देखकर राज कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ हमें कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही। जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तब तक मैं भी यही रहूंगी। तुम साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। अगर उन्हें ऐसा वैसा कुछ भी पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे अपने पिता के बारे में। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। अच्छा, तो तुम्हें अपने अब बच्चे याद आ रहे हैं। तब क्यों नहीं याद आया जब तुम मेरे लिए सबसे झूठ बोला करते थे? मैं कुछ नहीं जानती भी। तुम इतनी आगे बढ़कर पीछे नहीं हट सकते। नहीं, अब मैं अपने परिवार वालों को और ज्यादा धोखा नहीं दे सकता हूँ। तुम मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं भी तुम्हारी लाइफ में फिर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। प्लीज तुम भी मेरी बात समझो। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है ना भूलना सब कुछ। जब तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया था तब उसे भूलकर तुम अनुपमा के साथ खुश हो गए और जब मुझसे मिले तब तुम अनुपमा को भूल गए। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो भी? तुम मुझे मतलब ही समझना चाहती हो तो समझो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। आज से तुम्हारा सीनियर राज है, समझी तुम? और भूलना मत मेरी इस बात को। राज, तुम कैसे भूल सकते हो हमारे रिश्ते को? अनुपमा मेरी वाइफ है और मैं तुम्हारे लिए अब उसे और धोखा नहीं दे सकता। राज की बात सुनकर भाव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने बैग से चाकू निकालकर अपने हाथ पर रखती है और राज को धमकाते हुए कहती है, नहीं वी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं अभी के अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी कार के अंदर अपना हाथ काट लूंगी। उसके बाद तुम देख लेना क्या करना है आगे। ये क्या पागलपन है भव्या? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? दो चाकू मुझे गलती से भी लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम समझना भी नहीं चाहती हो भव्या। हाँ, मैं नहीं समझना चाहती हूँ। जिस इंसान से इतने लंबे समय तक प्यार करती आ रही हूँ, अब मुझे उससे अलग होना पड़ रहा है। इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूँ। भव्या को मना किया तब इसने चाकू ले लिया, और अगर कुछ और कहा तो पता नहीं क्या ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा वरना बात और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। भाव्या की बात सुनकर राज बहुत ज्यादा डर जाता है और जबरदस्ती भाव्या के हाथ से चाकू छीन लेता है। राज भाव्या को गले लगाता है और उसे समझाते हुए भाव्या से राज कहता है, मुझे माफ कर दो भव्या। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि अपना हाथ तक काटने चली थी, और मैं हूँ कि तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहा था। मुझे माफ कर दो भव्या, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कोई बात नहीं वी, तुम्हें मेरा प्यार तो देखा, मैं बस इसी में खुश हूँ। वी, हमने इतने टाइम से कोई डेट प्लान नहीं की है। आज इतने दिनों बाद हमारे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, तो आज तुम कोई बहाना बनाकर मेरे घर आ जाओ ना। आज की रात हम साथ में बिताएंगे, जस्ट यू एंड मी टुगेदर। पूरी रात भव्या के साथ रुकने के लिए तो बहाना बनाना पड़ेगा कोई, और अगर मैंने भव्या को मना कर दिया तो फिर ये ऐसी वैसी कोई हरकत ना करने लग जाए। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। कोई बात नहीं वी, तुम आराम से अपने घर जाओ और फ्रेश हो जाना। और हाँ, कोई एक्सक्यूज देकर मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा वेट करूंगी अपने घर पर। बाय वी। इतना बोलकर भाव्या राज की गाड़ी से उतर जाती है और अपने घर चली जाती है। यहाँ राज को टेंशन हो गई थी कि वो भाव्या के साथ डिनर पर कैसे जाए, इसीलिए राज परेशान हो रहा था। राज जैसे ही घर आता है तो अनुपमा यहाँ वहाँ घूमकर काम कर रही थी। तभी उसका बेटा अमर आता है और बोलता है, मम्मी आपको बहुत ज्यादा बुखार है और आप फिर भी घर का काम कर रही हो। ये सब छोड़ो और चलो मेरे साथ आराम करो। पता नहीं क्यों आप अपने बारे में कुछ सोचती नहीं हो। बिटवा, हम बिल्कुल ठीक हैं और अभी खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं। इतना काम पड़ा है अपने घर में, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना। हम आराम थोड़ी कर सकते हैं ऐसे में। हमको कुछ नहीं हुआ है। ये देखो मम्मी, आपको कितना ज्यादा बुखार है और आप फिर भी बोल रही हो कि आप ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है आपको। मम्मी मुझसे तो झूठ मत बोलो आप। अच्छा ठीक है, हल्का सा बुखार है। अभी 4 काम करेंगे, फट से ठीक हो जाएगा बुखार। मम्मी मैंने आपसे बहाना नहीं मांगा है, आराम करने के लिए कहा है आपको। आपने लगभग सारे काम तो कर ही दिए हैं। जो थोड़ा बहुत बचा है वो मैं कर दूंगा। चलो अब आप आराम करो। तेरे पापा आ गए हैं, पहले हम उनको पानी दे देती हूँ, उसके बाद आराम करूँगी। नहीं मम्मी, अब आपको कुछ काम नहीं करना है। अब आप बस आराम ही करोगी। घर में आपके बारे में कोई नहीं सोचता है और आप खुद के बारे में नहीं सोचोगी तो कैसे चलेगा। अरे ठीक है, हम तेरे पापा को पानी दे आते हैं, फिर आराम कर लेंगे, बस थोड़ी देर। हाँ
मम्मी आप थोड़ी देर की बात कर रही हो, मैं आपको एक सेकंड भी काम ना करने दूं। चलो अब आप अपने कमरे में चलो, आप तो खुद जाओगी नहीं तो मैं ही आपको ले चलता हूँ। अनुपमा की तबीयत खराब है ये बात राज और उसकी बेटी राखी दोनों को ही दिख जाती है। राज हॉल में बैठा था और सोच रहा था कि भाव्या से मिलने कैसे जाए। तभी राखी अमर के जाने के बाद अनुपमा के कमरे में जाती है और अपनी माँ से राखी कहती है, मम्मी ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है, आप इस पर साइन कर दो। कल क्लास में मैडम ने मंगवाई है, अगर मैं भूल गई तो मुझे काफी ज्यादा सुनना पड़ेगा। रिपोर्ट कार्ड? लेकिन बिटिया हम तो कभी तेरी रिपोर्ट कार्ड पर ये साइन नहीं करत है ना, तो सब कुछ तो तेरे पापा ही देखत हैं। तो फिर आज हमसे काहे कह रही है? तेरे पापा आ गए हैं, उनसे करवा ले। मम्मी आपको जितना बोला है उतना करो ना। और आप वैसे तो बड़ा बोलती थी कि हम आपको किसी चीज में पूछते नहीं है, और अब जब आपको बोला है तो आप ऐसे बोल रही हो। करो ना जल्दी से साइन। लेकिन अगर तेरे पापा को पता चला तो वो बहुत ही गुस्सा करेंगे। एक बार उनसे पूछ लेती। आप पापा को बाद में पूछती रहना या बताती रहना, अभी जो बोला है मैंने वो करो ना। और वैसे भी आपको बुखार है ना तो आप आराम ही करो, लेकिन पहले मेरी रिपोर्ट कार्ड पर साइन करो। राखी की बात सुनकर अनुपमा उसकी रिपोर्ट कार्ड पर साइन करने जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर राज आ जाता है और देखता है कि अनुपमा रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर रही है। ये देखकर राज अनुपमा के हाथ से रिपोर्ट कार्ड छीनता है और बोलता है, ये क्या है? तुम किससे पूछकर राखी की रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर रही हो? वो राखी ने ही हमको कहा था कि साइन करने को, तो बस वही। अच्छा, उसने कहा और तुम साइन करने लगी। तुम्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो तुम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती हो क्या? अरे एक बार पूछ तो लिया होता कि यह साइन क्यों करने के लिए दिया है, कुछ तो दिमाग लगाओ। पापा वो तो मैं मम्मी से बस इसलिए ही। राखी बेटा तुम रहने दो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अनुपमा की ही गलती है। अरे अनपढ़ है, समझ आता है, लेकिन फिर भी उसने अकल नहीं लगाई। अब इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी है। राखी तुम बाहर जाओ। राज राखी को कमरे से बाहर भेज देता है और अनुपमा को सुनाते हुए बोलता है, मैं तो सच में तुमसे इतना ज्यादा तंग आ गया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें डिनर डेट पर लेकर जाऊँ आज, लेकिन तुम्हारी हरकत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम वहाँ भी मुझे शर्मिंदा ही करने वाली हो। वो हमारी तबीयत खराब थी और राखी भी जिद करने लगी थी, बस इसलिए। टू हेल्प विद यू एंड टू हेल्प विद योर एक्सक्यूजेस। मुझे तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा होना पड़ता है तुम्हें पता भी है। और अब तुम ये अपने नए बहाने ना अपने पास ही रखो। मैं आज बाहर ही रहूंगा, सबको बता देना घर में, ठीक है? और हाँ, मुझे ना ही कॉल करने की जरूरत है, और ध्यान रहे कि घर में से कोई भी कॉल ना आए। राज आपदा को अवसर में बदलने में जरा भी देरी नहीं करता और भाव्या से मिलने चला जाता है। अनुपमा बेचारी जो सबके लिए आवाज उठाती है, उसके घर में उसकी ही आवाज कहीं खो सी जाती है और अनुपमा भी कहीं न कहीं इन सब में अपनी ही गलती मानकर चुप हो जाती है। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, मोदी ने विपक्ष के छक्के छुड़ाए। आज की ताजा खबर पढ़े, सलमान विक्की की बीवी लेकर भागा, आसमान से टूटा तारा भोपाल के एक बच्चे को मिला। आज की ताजा खबर। मदन चिल्ला चिल्ला कर अखबार बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसकी अखबार को नहीं खरीद रहा था, और खरीदेगा भी क्यों? आज के जमाने में स्मार्टफोन पर सभी ऑनलाइन न्यूज जो पढ़ते हैं, जिसके चलते पूरा दिन मदन की अखबार नहीं बिकती और वो थक हार कर घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी कमला उसके आते ही कहती है, आ गए आप? आज भी नहीं बिकी ना अखबार? ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा? अब गरीबों के अखबार कौन खरीदता है? महंगे महंगे फोनों में सारी खबरें पहले ही आ जाती हैं। अब तुम ये सब छोड़कर खाना डालो, बहुत भूख लगी है। जरा सोनिया का इंतजार कर लीजिए, वो जरा मिट्टी के दिए बेचने गई है। तुमसे कितनी बार कहा है सोनिया को ऐसे काम पर मत भेजा करो। अरे काम करने के लिए मैं बहुत हूँ। खुद से गई है वो, कहती है कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर बच्चे जा रहे हैं तो उसको भी जाना है। अब गरीब होकर वो सभी के साथ कैसे जा सकती है, ये सब सोचेंगे ना, इसलिए वो दिए बेचने गई है। कमला आगे कुछ बोलती इससे पहले ही सोनिया आती है और वो आगे की कहानी बताते हुए कहती है, हाँ पापा, और मैंने दिए अपने कॉलेज के बाहर बेचे हैं ताकि मेरे कॉलेज वालों को भी पता लगे कि मैंने ट्रिप के पैसे दिए बेचकर दिए हैं। अब अगर गरीब हूँ तो थोड़ी गरीबी तो दिखानी पड़ेगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। चल अब हाथ मुंह धो ले, फिर पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाते हैं। कमला अपने और अपने परिवार के लिए खाना परोसती है। एक कटोरी में शाही पनीर, एक कटोरी में दाल मखनी, नान, रसमलाई। इन सब खाने को देखकर मदन कहता है, आहा भाग्यवान,
मजा आ गया खाना देखकर। मदन और सोनिया जैसे ही एक बाइट खाने जाते हैं, उतने में ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये देखकर तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी कमला दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी पड़ोसन माला खड़ी थी, जिसने हाथों में सब्जी पकड़ी हुई थी और वो कमला से कहती है, कमला बहन, मैंने सुना आज मदन भाई का एक भी अखबार नहीं बिका, इसलिए लो मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूँ। आखिर एक गरीब ही गरीब के काम आएगा ना। माला बहन, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब खाना खाने बैठे ही थे, कल की सब्जी पड़ी थी और रात की रोटी वही गरम कर ली थी। माला ये सुनकर अंदर आती है और मदन व सोनिया की प्लेट में बासी खाने को देखकर कहती है, मदन भाई साहब, सोनिया बिटिया, तुमको ये खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैं सब्जी लाई हूँ, वो खाओ और चाहो तो रोटी भी दे देती हूँ। आपका शुक्रिया माला बहन, लेकिन हम गरीबों के नसीब में ऐसा ही खाना है। लेकिन आज आपकी बदौलत हम ताजा खाना खाएंगे। शुक्रिया आपका। देखना, हम गरीबों के भी दिन बदलेंगे। अब आप खाना खाइए, मैं चलती हूँ। माला इतना बोलकर चली जाती है, जिसके बाद कमला दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए कहती है, ये गरीब करोड़पति होना भी कितना मुश्किल है। गरीबी दिखाते हुए अमीरी के मजे लेने पड़ते हैं। खैर, आप दोनों खाना खाओ, मैं इस सब्जी को फ्रिज में रख देती हूँ, कभी किसी और दिन कोई आया तो उसके दिखाने को काम में आएगी। इतना बोलकर कमला सब्जी रख लेती है और तीनों मिलकर अपना शाही खाना एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सोनिया कॉलेज जाने के लिए अपनी एक नई ड्रेस निकालते हुए कहती है, माँ, आज मैं ये वाली ड्रेस पहन जाऊँ कॉलेज? पर बिटिया, ये तो ब्रांडेड है, तुझे पता है सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ बिटिया, मुझे देख, मैं फटे हुए पजामे पहन कर जाता हूँ अखबार बेचने। अरे पापा मम्मी क्यों परेशान होते हो, मैं भी आपकी बेटी हूँ। इतनी गरीबी दिखाऊंगी ना कि किसी ने सोची तक नहीं होगी। इतना बोलकर सोनिया ड्रेस के ऊपर लगे लेबल को बदलकर जारा को मारा कर देती है और जब वो ये ड्रेस पहनकर घर से बाहर जाती है तो उसकी पड़ोसन माला देखकर कहती है, अरे सोनिया बेटी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन महंगी लग रही है। महंगी? पता नहीं आंटी, मेरी कॉलेज में एक लड़की इस ड्रेस को कूड़े में फेंक रही थी। उसकी मम्मी ने उसको दी थी, उसको पसंद नहीं आई, उसने फेंक दी, मैंने उठा ली। मेरे पास तो इतने अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे हैं नहीं, तो मैंने उठाकर पहन ली। बेटा, तूने सच में बहुत बुरे हालात देखे हैं। गरीबी बच्चों से उनका बचपना छीन लेती है। वो तो अच्छा है कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है, वरना इस गरीबी के चलते तू कभी कॉलेज जा ही नहीं पाती। हाँ आंटी, ये तो सच बोला आपने। अब गरीब है तो गरीबी तो झेलनी पड़ेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सोनिया अपने कॉलेज चली जाती है, जिसके बाद उसको कॉलेज में सभी अच्छी ड्रेस पहने देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी उसके कॉलेज की एक लड़की मीशा उसके पास आकर कहती है, आज ये गरीब दिए वाली अमीरों से कैसी सजी है। ड्रेस देखने में तो ब्रांडेड लग रही है, लेकिन ऐसा कौन सा ब्रांड है जो गरीबों को स्पॉन्सर कर रहा है। मीशा सोनिया के आगे पीछे घूमती है। तभी उसको सोनिया की गर्दन के पीछे ड्रेस में उस ड्रेस का टैग दिखता है, जिसमें लिखा हुआ था मारा। ये देखकर मीशा उस टैग को उखाड़ते हुए सबसे कहती है, देखो गाइस, गरीबों का नया ब्रांड खुला है, जारा का सस्ता वर्जन मारा। किसी ने इसको मार मार कर मारा का ब्रांड दिया होगा। क्या बात है, दिए बेच के गरीबी मिटाने की कोशिश हो रही है तेरी, लेकिन याद रखियो कि तू गरीब है और गरीब ही रहेगी। मैं अपनी जगह नहीं भूलती, मैं गरीब हूँ, ये बात मुझे अच्छे से पता है। सोनिया को पूरा कॉलेज गरीब गरीब कहकर चिढ़ाता था, लेकिन वो किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देती। तो वहीं दूसरी तरफ मदन दोबारा से ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर गाड़ियों के रुकने पर उनके शीशे खटखटाते हुए कहता है, साहब ये अखबार ले लो, आज की ताजा खबरें लिखी हैं। साहब एक तो ले लो, गरीब के घर चूल्हा जल जाएगा साहब। मदन गाड़ियों के पीछे भागता, लेकिन कोई उसका अखबार नहीं खरीदता। एक आधा कोई बूढ़ा व्यक्ति खरीद लेता, तो बस यही उसकी कमाई थी। बावजूद इसके वो रोज खुशी से घर आता और दिक्कत समस्या उसे जीने में बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी अखबार ना बिकने पर कभी उसने किसी से पैसे उधार तक नहीं मांगे थे, जिसके चलते कुछ लोगों को उस पर शक होता है। और एक दिन सुबह सुबह जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दस्तक सुनकर कमला कहती है, अजी देखिए ना कौन है,
चैन से सोने भी नहीं देते। मुझे नींद आ रही है, तुम देखो उठकर। दोनों ही एक दूसरे को बोलते रहते हैं। इतने में जोरों से दरवाजा बजता है और एक आवाज आती है। खोलते क्यों नहीं हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, खोलो दरवाजा। ये सुनते ही पूरे परिवार की आंख खुलती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। अब पूरे घर की तलाशी की जाती है, साथ ही घर से मिलने वाले सारे कागजात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेके जाए जाते हैं, जहां मदन और उसका पूरा परिवार जाता है। सारे पेपर्स की जांच करके पता चलता है कि मदन की खुद की 5 कंपनी है और उसके सारे पेपर्स लीगल थे। वो टैक्स टाइम पर भरता था और कुछ भी काले तरीके से उसने नहीं छुपाया था। ये देखते हुए इंस्पेक्टर मदन से कहता है, तुम तो एक गरीब करोड़पति निकले, लेकिन ये बताओ इतना पैसा होते हुए, इतना कारोबार होते हुए यूं गरीबों की तरह क्यों रह रहे हो, जबकि सब कुछ लीगल तरीके से चला रहे हो? साहब, आजकल अमीरों के इतने दुश्मन हैं कि मैं नहीं चाहता था मेरे कारोबार को या मेरे परिवार को कोई बुरी नजर लगे, इसलिए इतना पैसा होते हुए भी मैं गरीब करोड़पति बन के रहा, जिससे मैं और मेरा परिवार खुश रह सके। हाँ साहब, और हमें ऐसे रहने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ सबके सामने आ गया कि तुम एक गरीब नहीं बल्कि करोड़पति हो। कोई नहीं साहब, एक न एक दिन तो होना ही था। मदन के हामी भरने पर इनकम टैक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताता है कि गरीबों की झोपड़ी में एक गरीब करोड़पति रहता था। ये खबर जब पूरे शहर में फैलती है तो मदन, कमला और सोनिया को जानने वालों के होश उड़ जाते हैं। माला अपने घर में ये खबर देखकर कहती है, हे भगवान, अब तो गरीबों से विश्वास ही उठ जाएगा। कौन गरीब है, कौन दिखावा कर रहा है, पता ही नहीं चलता। तो वही मीशा ये खबर देखकर बोलती है, वो सोनिया एक करोड़पति बाप की बेटी है, मतलब उसकी वो ड्रेस मारा की नहीं सारा की थी। अब मैं उसके सामने गई तो उसकी नहीं मेरी ही बेइज्जती होगी। सच सामने आने के बाद मदन अब अपने असली घर यानी कि एक बंगले में शिफ्ट होता है, जिसके बाद वो कई ऐसे काम करता है जिससे गरीबों की मदद हो सके। साथ ही अब उसको और उसके परिवार को गरीबी का दिखावा नहीं करना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।